सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, पारिभाषिक को पढ़ रहे हैं, ठीक है। पारिभाषिक की हमारी अभी तक कक्षाएं 63 कक्षाएं हो गई हैं। आज हमारी कक्षा संख्या है चतुष्षष्टितमी, 64वीं कक्षा है, ठीक है। गत कक्षा में मैंने आपको एक परिभाषा पढ़ाई थी, नानर्थके लोन्त्य विधि अविधि विधि अनभ्यास विकार, और अच्छी प्रकार से आपको समझ में आ गई थी। अब आगे की परिभाषा है हमारी 86 नंबर 86। चलिएगा, ओपन कर लीजिएगा पुस्तक को। ये है, ठीक है। आज हमारी परिभाषा है प्रधाना प्रधानयोः प्रधाने कार्य संप्रत्ययः, ठीक है। चलिए, इसकी उत्थानिका गुरुजी ने बनाई है, उसको पहले समझने का प्रयास करते हैं। पुमान स्त्रिया, ये प्रथम अध्याय के दूसरे पाद का 67वां सूत्र है। इति स्त्रिया सहवचने पुमान शिष्यते स्त्री निवर्तते, स्त्री पुंस लक्षणश्चेदेव विशेषो भवति इति कृत्वा यथा ब्राह्मणश्च ब्राह्मणी च ब्राह्मणौ वत्सश्च वत्सा च वत्सौ इत्येवमादावेकशेषो भवति, तथा ब्राह्मणवत्सा च ब्राह्मणी वत्सश्च इत्येवमादावपि प्राप्नोति, तथा च सति ब्राह्मणवत्सौ इत्यनिष्टः प्रयोगः स्यात् इत्येवं भूताम् आपत्तिं वारयितुं भवत्येषा न्याय सिद्धा परिभाषा। ये कहते हैं यहाँ पर कि ये सूत्र है पुमान स्त्रिया। पुमान स्त्रिया जो सूत्र है वो एक शेष प्रकरण में है। एक शेष प्रकरण आपको पढ़ाया ही हमने, स्वरूपाणाम एक शेष विभक्त। ये कहता है कि कोई स्त्रीलिंग वाचक शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है और एक पुल्लिंग शब्द है, दोनों में केवल इतना ही भेद है, उनका प्रवृत्ति निमित्त दोनों का समान है, बस भेद लिंग का भेद है और कोई भेद नहीं है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, दो ऐसे दो या दो से अधिक शब्दों में क्या है, एक शब्द रहता है, बाकी के हट जाते हैं दूसरे, बाकी अर्थात पुल्लिंग वाला उसमें से रह जाता है और स्त्रीलिंग वाला जो स्त्रीलिंग शब्द है वो हट जाता है, और जितने उसके हिसाब से वचन आ जाता है, ठीक है। स्त्रिया सह माने स्त्रीलिंग शब्द के साथ में पुमान शब्द शिष्यति मन शेष रह जाता है, स्त्री निवर्तते स्त्रीलिंग जो शब्द होता है वो हट जाता है। परंतु दोनों शब्दों में क्या होना चाहिए, स्त्री पुंस लक्षण चेद विशेष, केवल स्त्री और पुंसत्व लक्षण ही भेद होना चाहिए और कोई प्रवृत्ति निमित्त अलग भेद नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे ऐसा करके यथा ब्राह्मणश्च ब्राह्मणी च ब्राह्मणौ,
अब ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों का प्रवृत्ति निमित्त एक ही है, बस लिंग का भेद है, एक स्त्रीलिंग है एक पुल्लिंग है। ठीक है, ब्राह्मण के जो कार्य करता है उसको ब्राह्मण बोलते हैं, ब्राह्मणी, और ब्राह्मण के जो कार्य करती है वो ब्राह्मणी होती है। ठीक है, अर्थात ब्राह्मण के साथ रहे, ब्राह्मण के साथ जो ब्राह्मण की पत्नी है तो वो भी ब्राह्मण के ही कार्य करेगी। तो इसलिए यहां पर क्या है, ये ब्राह्मणी शब्द हट गया, ब्राह्मण रह गया, और ये एक दो है तो इसलिए द्विवचन आ गया। ठीक है, ये तो हमने अष्टाध्यायी में समझ लिया था। वत्सश्च वत्सा च वत्सौ, इसमें भी क्या है, वत्सा माने, वत्स माने बछड़ा, और वत्सा माने बछिया, बछड़ी गाय की फीमेल बच्ची, और गाय का मेल बच्चा। तो इसमें भी क्या है, दोनों का प्रवृत्ति निमित्त तो एक ही है, दोनों गाय के ही है, दोनों का एक ही प्रकार के माता पिता हैं। तो यहाँ पर वत्सव हो जाता है, इति एवं आदौ, इस प्रकार से क्या है, तो दूसरे उदाहरण में एक शेषो भवति, एक शेष हो जाता है। अब कहते हैं यदि एक शेष यहाँ पर भी हो जाता है कि केवल स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का ही भेद होने पर ऐसा कहते हैं, और उसमें स्त्रीलिंग शब्द निवृत्ता हट जाता है, पुल्लिंग रह जाता है, तो कहते हैं फिर यहां पर ये ब्राह्मण वत्सा च ब्राह्मणी वत्सश्च, भाई यहां पर भी ब्राह्मण और वत्सा, और यहां पर ब्राह्मणी वत्स, पहले अलग अलग दिखाए थे, अब दोनों इकट्ठे कर करके दिखा रहे हैं। ठीक है, क्या ब्राह्मण वत्सा और ब्राह्मणी वत्स माने ब्राह्मण की बच्ची और ब्राह्मणी का बच्चा, ब्राह्मणी का लड़का और ब्राह्मण की लड़की। ये भी कहते हैं इति एवं आदौ अपि प्राप्नोति, यहां पर भी एक शेष प्राप्त हो रहा है जी, भाई एक शेष प्राप्त हो रहा है। भाई यहाँ पर क्या है, स्त्री, यहाँ पर देखिएगा केवल ब्राह्मण वत्सा और ब्राह्मणी वत्स, इसमें क्या है, शब्द तो एक ही है दोनों, केवल लिंग का भेद है, यहाँ पर ये पुल्लिंग है ये स्त्रीलिंग है, यहाँ पर ये पुल्लिंग है ये स्त्रीलिंग है, बस इतना ही है। बाकी शब्द स्वरूप में दो दो शब्द हैं, दोनों का प्रवृत्ति निमित्त एक जैसा है, समुदाय में पड़े हुए हैं। तो प्राप्नोति, और यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा तो क्या बचेगा, अथाच सती ब्राह्मण वत्स, ऐसा बन जाएगा एक शेष होकर के, ब्राह्मण वत्सा ब्राह्मणी वत्सश्च ब्राह्मण वत्स, ऐसा बनने लगे, ये रूप गलत है। इति अनिष्टा प्रयोग स्यात्, अनिष्ट माने गलत प्रयोग सिद्ध होने लगेगा। इत्येवं भूताम आपत्ति, माने इस प्रकार के दोष को हटाने के लिए भवती ऐसा न्याय सिद्धा परिभाषा, ये न्याय सिद्ध परिभाषा है। क्या है ये, न्याय सिद्ध। कैसे न्याय सिद्ध है, आइए कहते हैं प्रधाना प्रधानयोः प्रधाने कार्य संप्रत्ययः, कि प्रधान और अप्रधान में किसी कोई कार्य प्राप्त हो रहा हो तो प्रधान में ही वह कार्य होता है, अप्रधान में कार्य नहीं किया जाएगा। प्रधान और अप्रधान में जब कार्य की प्राप्ति हो तो प्रधान को, मन जहां पर प्रधान होगा वहीं वो कार्य होगा, अप्रधान में नहीं होगा। माना प्रधान अप्रधान में, माना दोनों जहां पर हो वहां पर हो जाए, ऐसा नहीं, प्रधान में जहां होगा वहीं कार्य होगा। अब देखते इस परिभाषा को हटा के, यत्र क्वचित प्रधाने प्रधाने वो भयत्रापि किंचित कार्यं प्राप्नोति तत्र प्रधाने एव तत्कार्यं भवति न तो अप्रधाने। ठीक है, कहते हैं कि जहां कहीं पर भी प्रधान और अप्रधान माने गौण और मुख्य और गौण में अथवा कार्य, कोई कार्य प्राप्त होता है तो वहां पर प्रधान में ही तत्कार्य भवति, वो कार्य प्रधान में ही माना जाता है।
यहां पर एक शेष का रूप ही कार्य है, ठीक है। तो न तो अप्रधान है, अप्रधान में उसकी प्रवृत्ति नहीं होती है। जहां पर माने किसी शब्द को कोई कार्य कहा, अब वो शब्द एक जगह प्रधान रूप से है, मुख्य रूप से है, एक जगह अप्रधान मान गौण रूप से है। तो जब वो प्रधान रूप से होगा वही उसमें वो कार्य होगा, जब वो गौण रूप में बन जाएगा तो फिर उसको वो कार्य नहीं होगा। वही कहते हैं तदेवं ब्राह्मणवत्सा च ब्राह्मणी वत्सश्च इत्यत्र प्रधान स्त्री पुंसकृतस्य विशेषस्यापि विद्यमानत्वान् न भवत्येक शेषः। अब यहां पर समझना है आपको, क्या समझना है ये, वह इस प्रकार से अब क्या होगा, जैसे ब्राह्मण वत्सा और ब्राह्मणी वत्सश्च, यहां पर एक शेष क्यों नहीं हो रहा, तो कहते हैं इत्यत्र यहां पर इन दोनों में यहां अप्रधान स्त्री पुंसकृतस्य विशेषस्यापि विद्यमानत्वात् न भवत्येक शेषः। कि ब्राह्मण वत्सा और ब्राह्मणी वत्स, ध्यान रखेंगे यहां पर वास्तव में क्या है, ये इसमें षष्ठी समास है दोनों में, ब्राह्मणस्य वत्सा ब्राह्मण वत्सा और ब्राह्मण्याः वत्सः ब्राह्मणी वत्सः, षष्ठी तत्पुरुष समास है दोनों में। षष्ठी तत्पुरुष समास होने के कारण से क्या हो गया, इसमें तत्पुरुष समास क्या होता है, उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष। तत्पुरुष समास में उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होती है, उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होती है। पूर्व पद क्या हो जाता है, गौण, अप्रधान, ठीक है। तो वही कहते हैं इस प्रकार से ये तो जब यहां पर एक शेष प्राप्त होगा तो यहां पर अप्रधान स्त्री पुंसकृतस्य क्या है, यहां पर ये जो है ब्राह्मण और ये ब्राह्मणी, ये क्या है, अप्रधान है। यहां पर ये अप्रधान स्त्री और अप्रधान पुंस कृत विशेषस्यापि विद्यमानत्व, और विशेष क्या है इसमें, विशेष तो ये वत्सा और वत्स, क्योंकि उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होती है, ठीक है। ये इसमें और इसमें ध्यान रखेंगे, मात्र लिंग का भेद है, लिंग का भेद है केवल, वो स्त्रीलिंग है ये पुल्लिंग है। ठीक वैसे ही यहां ब्राह्मण में भी और ब्राह्मणी में भी लिंग का भेद है, परंतु अंतर ये है कि इसमें ये प्रधान है और इसमें ये प्रधान है, और इसमें ब्राह्मण अप्रधान है, इसमें ब्राह्मणी अप्रधान है। तो प्रधान और अप्रधान, तो वत्स और वत्स को तो एक शेष मान करके प्राप्त हो रहा है, परंतु ब्राह्मण और ब्राह्मणी ये मुख्य नहीं है। यहां पर मुख्य न होने के कारण से अप्रधान है, अप्रधान होने के कारण से यहां पर इनमें कार्य, इनको मान करके कार्य नहीं होगा। क्या इसको मान करके एक शेष हम नहीं कर सकते, केवल इसको मान करके कर सकते हैं, परंतु इसके मानने से होगा नहीं, क्योंकि यहां पर पूरा शब्द क्या है, ब्राह्मण वत्स और ब्राह्मणी वत्स ये शब्द है। तो वही कहा इत्यत्र अप्रधान स्त्री पुंसकृतस्य विशेषस्यापि विद्यमानत्वात् न भवत्येक शेषः। तो यहां पर ये कहा, तो इसलिए क्या है, स्त्री पुंसयोः सह विवक्षायाम एक शेषः स च प्रधानयोरेव भवतीति यत्र ब्राह्मणश्च ब्राह्मणी च इत्यादौ प्रधान स्त्री पुंसकृत एव विशेष उपलभ्यते तत्रैव एक शेषो भवति। स्पष्ट हो गया। स्त्री और पुंस के साथ विवक्षा में एक शेष जो कहा है वो प्रधान, मन दोनों प्रधान होंगे,
उनमें ही होता है जहां ब्राह्मण और ब्राह्मणी, यहाँ पर प्रधान है, यहाँ पर ब्राह्मण प्रधान है, यहाँ ब्राह्मणी प्रधान है। इत्यादि प्रधान स्त्री पुंसकृत है, यहाँ पर क्या है, प्रधान स्त्री पुंसकृत शब्द है दोनों। एवं विशेष उपलब्धते, यानी विशेष रूप से जहां पर प्रधान स्त्री और प्रधान पुंसकृत भेद हो केवल, ठीक है, तत्रैव एक शेषो भवति, वहां ही एक शेष होता है। अब यहां पर आप देख रहे होंगे ब्राह्मणा ब्राह्मणी या प्रधान रूप से स्त्रीत्व और पुंसत्व प्रकट हो रहा है। वहां पर क्या है, वत्स में तो हो रहा है, वत्स और वत्सा में, परंतु ब्राह्मण ब्राह्मणी में नहीं हो रहा, वो अप्रधान हो गए, ठीक है। तो अब आगे बताते हैं। इसलिए क्या है, यहां तो प्रधानों में इनमें तो हो जाता है एक शेष। यह शंका रूपेणोपस्थापिते उदाहरणे तो पूर्व पदस्थ ब्राह्मण ब्राह्मणी शब्द अप्रधान भूतौ स्तः। जो शंका रूप में ऊपर उठाया था कि ब्राह्मण वत्सा ब्राह्मणी वत्सश्च, तो उस उदाहरण में तो पूर्व पद जो वाले ब्राह्मण और ब्राह्मणी शब्द क्या है, अप्रधान है, क्योंकि उत्तर तत्पुरुष समास है, इसलिए पूर्व पद क्या है, अप्रधान हो जाएगा। एवं च उत्तर पदस्थाभ्याम प्रधान भूताभ्याम, इस प्रकार से उत्तर पद में स्थित जो प्रधान भूत वत्स और वत्सा शब्दाभ्याम, वत्स वत्सा शब्दाभ्याम सह तयोर प्रधान भूतयोरपि विद्यमानत्वा न भवन्ति एवं भूताः शब्दाः एक शेष विधायिनः प्रकृत सूत्रस्य विषया इति। इसलिए क्या है, कहते हैं कि जो उत्तर पदस्थ जो प्रधान भूत वत्स और वत्सा, इनके साथ में जो अप्रधान भूत जो ब्राह्मण और ब्राह्मणी हैं, उनके विद्यमान होने के कारण से न भवंती एवं भूता, इस प्रकार के शब्द एक शेष विधायी प्रकृत सूत्र के विषय नहीं होते हैं, अर्थात पुमान स्त्रिया इसका विषय नहीं बनेगा। वो तो वह जहां वही लगेगा जहां पुल्लिंग शब्द और स्त्रीलिंग शब्द है वो प्रधान रूप से है दोनों। ब्राह्मण वत्सा ब्राह्मणी वत्सा वत्स इनमें क्या है, वत्स वत्स तो प्रधान है, परंतु ब्राह्मण और ब्राह्मणी अप्रधान है, इसलिए इसमें एक शेष नहीं होगा। अब कहने का बात तात्पर्य ये हो गया कि कभी हमें कोई कार्य करना होगा तो जिसको कहा है जब वो प्रधान होगा तभी उसको वो कार्य होगा, जब वो गौण बन जाएगा तो वो कार्य उसको नहीं होगा, ठीक है। अब आइएगा, अब यहां पर लौकिक न्याय है, ये तो बता देते हैं। ये लौकिकेष्वपि व्यवहारेषु न्यायोऽयम् अनुसृयते, लौकिक न्याय व्यवहारों में भी ये न्याय का अनुसरण किया जाता है। तद यथा, कैसे, राज्य सह बहवो जना गंतारो भवन्ति पुनरपि को गच्छतीति पृष्ठे राजा इत्येवोत्तीर्यते। क्या उदाहरण देते हैं लोग का, जैसे राजा के साथ में बहुत सारे जाने वाले लोग होते हैं, वरना उसके साथ उसके सेवक और वो है सेनाएं वेनाएं बहुत सारी होती हैं, जब जाते हैं पुनरपि, फिर भी कोई व्यक्ति पूछता है, किसी व्यक्ति के पूछने पर कि कौन जा रहा है, भाई राजा के साथ में बहुत सारे लोग जाते हैं, राजा भी जाता है, फिर भी कोई व्यक्ति पूछता है, पुनरपि को गच्छति इति पृष्ठे, किसी व्यक्ति ने पूछा भाई कौन जा रहा है, तो कहते हैं राजा इति एव उत्तीर्यते, राजा जा रहा है ऐसा उत्तर दिया जाता है। ऐसा नहीं कहा जाता राजा के साथ में बहुत सारे लोग ये लोग जा रहे हैं, जबकि वो भी जा रहे हैं। उत्तर में क्या प्राप्त होता है, राजा जा रहा है,
तो क्या है, राजा प्रधान है और जो उसकी सेना सैनिक आदि हैं अथवा जो उसके नौकर चाकर हैं, ठीक है, वो क्या है, अप्रधान है। इसलिए प्रधान और अप्रधान लोक में भी बताना होता है तो प्रधान को लेकर के ही व्यवहार किया जाता है। और बताते हैं, अथ च बहुभिः शिष्यैः सार्धं केनचिन् महत्वशालिना सन्यासिना गुरुकुलं समागते सति अमुक स्वामी आगता इत्येव गुरुकुलीयाश्छात्राः व्यतिजल्पता जल्पितारो भवन्ति। अच्छे उदाहरण दिए। कहते हैं अतच, और इसी प्रकार से क्या बहुत शिष्यों के साथ में कोई महत्वशालिना सन्यासी मन बहुत प्रसिद्ध कोई स्वामी महात्मा गुरुकुलम समागते सती गुरुकुल में आया, तो अमुक स्वामी आगता, जो उस गुरुकुल के जो विद्यार्थी होते हैं वो कहते हैं अरे आज तो हमारे जो स्वामी जी आए हैं, अमुक स्वामी आगता, अरे ये स्वामी दिव्यानंद सरस्वती जी महाराज आए हैं। उनके शिष्यों को नहीं कहते। इत्येव गुरुकुलीय छात्रा व्यतिजल्पितारो भवन्ति, गुरुकुल के छात्र इस प्रकार से आपस में बातचीत करते हुए कहते हैं। जबकि आए उस स्वामी के साथ में शिष्य भी आए। ठीक है, तो ये सामान्य है। इसी प्रकार से व्याकरण में भी होता है। चलिएगा, एक परिभाषा और पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये परिभाषा हमारी हो गई। अब हमारी 87वीं परिभाषा। धीरे 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 सब पार करते जा रहे हैं जी। ठीक है, बहुत सारे पाठकों ने तो ये परिभाषाएं कभी सुनी भी नहीं होंगी, क्योंकि ये परिभाषाएं होती हैं। ठीक है, क्योंकि जब हमने नहीं पढ़ा था तो हमें भी नहीं पता था, इसलिए हम इस बात को कहते हैं आपको। क्या बहुत सारे आप में से बहुत सारे पाठकों को पता ही नहीं होगा। आइएगा, इसकी भूमिका है स्वस्रादि गणे ही मातृशब्द पठ्यते तस्माच्च स्त्रियां गीप निषिद्धते। ये स्वस्रादि गण में ये 4, 1, 10, वहां पर जो ऋण्यभ्यो गीप है ना षट स्वस्रादिभ्य, ठीक है, ये सूत्र है हमारा, क्या है ये, ना षट स्वस्रादिभ्य। इस स्वस्रादि गण में मातृ शब्द को पढ़ा गया है। स्वस्त्री भी है, मातृ भी है। मातृ शब्द को पढ़ा गया। तस्माच्च स्त्रियां गीप निषिद्धते, और उस मातृ शब्द को इसलिए पढ़ा है क्योंकि ऋण्यभ्यो गीप से गीप प्राप्त था, तो कहा मातृ शब्द से भी गीप नहीं होगा, स्त्रीलिंग की विवक्षा में गीप नहीं होगा। कहते हैं मातृ शब्दश्च द्विविधा, परंतु मातृ शब्द शंका होती है कि जो मातृ शब्द है वो 2 प्रकार का है। द्विविधा माने एक ही मातृ शब्द 2 अर्थ वाला है, कहने का तात्पर्य है। कहते हैं जननी वचनः परिच्छेत्री वचनश्च। मातृ का एक अर्थ होता है माता, जन्म देने वाली, एक तो जननी का वाचक है। दूसरा क्या है, परिच्छेत्री वचनश्च। परिच्छेत्री के माने मानवाची है, मापनवाची। क्या है, मापनवाची भी एक मातृ शब्द है। मापने वाला, पैमाना आदि होता है, स्केल आदि, उसको भी क्या बोलते हैं, मातृ। तो कहते हैं तत्रो भाभ्याम अपि गीप प्रतिषिध्यते अथवा अथवैकस्मादेवेत्यमादीन संदेहान निवर्तयितुम भवत्येषा न्याय सिद्धा परिभाषा। कहते हैं वहां पर दोनों से भी गीप का प्रतिषेध किया गया है, अथवा किसी एक से, माने एक से ही, इति एवं आदीन संदेहान, इस प्रकार के संदेहों को हटाने के लिए ये न्याय सिद्ध परिभाषा। अब यहाँ पर जो स्वस्रादिव्य नष्ट स्वस्रादिव्य में मातृ शब्द चाहे किसी अर्थ का वाचक हो, सबसे निषेध किया गया है, अथवा
किसी विशेष अर्थ के वाचक वाले से किया गया है, ये शंका तो होना स्वाभाविक है। इसका उत्तर ये परिभाषा देगी। सतासी, अवयव प्रसिद्धे समुदाय प्रसिद्धिरवलीयसी। इसका अर्थ है कि अवयवों को, माने अवयवों के अर्थ मिलाकर के किसी अर्थ का कथन हो। अवयव का अर्थ यहां पर शब्द के विषय में लेंगे, प्रकृति का ये अर्थ है, प्रत्यय का ये अर्थ है, इसलिए इस शब्द का ये अर्थ है। ये तो क्या हो गया, अवयव प्रसिद्धि से वस्तु का ज्ञान, पदार्थ का ज्ञान है। मैं धातु और प्रत्यय, जैसे कर्ता, करने वाला, माने क्री धातु का अर्थ करना है, और त्रिच प्रत्यय आता है वाला अर्थ में, इसलिए कर्ता शब्द का, कर्तृ शब्द का अर्थ होता करने वाला। ये क्या है, ये जो अर्थ जो हमें हम कोई कर्ता बोलता है वो हमारे दिमाग में जाता है, तो वो कैसे, उस शब्द के अवयवों के अर्थों को जोड़ करके एक अर्थ हमारे मस्तिष्क में जाता है, ठीक है। और दूसरे शब्द समुदाय प्रसिद्ध, समुदाय, समुदाय माने जैसे हमने बोल दिया खाट, क्या बोल दिया, खाट, या बोल दिया हमने पेन, तो इसमें पेन कहते ही इसका बोध हो जाता है एकदम। इसमें हम ये नहीं सोचते पेन शब्द में क्या है, प्रकृति है, क्या प्रत्यय है जी, इस कारण से इसका ये, इसको ही कहते हैं, ऐसा नहीं होता। तो इसमें जो शब्द सुनते ही उसमें बिना किसी प्रकृति प्रत्यय के अर्थ की कल्पना किए ही हमें सीधा एकदम साक्षात हमारी बुद्धि में अर्थ भाषित होने लगे, तो वो शब्द समुदाय प्रसिद्धि वाला माना जाता है, ठीक है। तो इस दो प्रकार की प्रक्रिया से, माने किसी शब्द के विषय में, माने किसी शब्द के दो अर्थ हैं, एक अर्थ तो प्रकृति और प्रत्यय के आधार से जुड़ा हुआ है, और एक अर्थ सीधा जुड़ा हुआ है बिना प्रकृति प्रत्यय के। तो वहां पर उस शब्द को कोई कार्य कहा गया है, तो जहां बिना प्रकृति प्रत्यय के विभाग से जो शब्द जिस अर्थ में प्रसिद्ध है उसमें कार्य होगा। अब आप थोड़ा समझ गए होंगे इशारा क्या कहना चाह रहे हैं, तो क्योंकि ये समुदाय प्रसिद्धि बलवान होती है अवयव प्रसिद्धि से। शब्दस्य घटकावयवेन प्रकृति प्रत्ययादि विभागेन यो अर्थ प्राप्यते तदपेक्षया प्रकृति प्रत्ययादि विभाग रहितेन समुदाय शब्द समुदायेन गृह्यमाणे अर्थे प्रसृततरा गतिर्भवति। शब्द के घटक अवयव जो प्रकृति प्रत्यय आदि के विभाग से जो अर्थ प्राप्त होता है, जानते हैं, उसकी अपेक्षा से प्रकृति प्रत्यादि के विभाग से रहित पूरे शब्द समुदाय से ही जिस अर्थ का ग्रहण होता है वो क्या होता है, प्रसृत तरा गतिर्भवति, माने वो गति, वो समझना सरल होता है। समाज में दिन भर हम लोगों के साथ में शब्द बोलते रहते हैं और वो समझते रहते हैं, वो व्याकरण नहीं पढ़े हुए, वो समझते रहते हैं साइकिल, गाड़ी, घोड़ा, रोड, सड़क, घर, बोलते रहते हैं, वो उसमें विचार नहीं करते, ना हम विचार करते, झट से हम बोलते हैं वो समझ जाते, वो बोलते हम समझ जाते हैं। तो ये सरल है ठीक है। एवं च प्रकृते गीप निषेधे शुद्ध रूढ़स्य यस्मिन् योगा अवयवार्थ संबंध किमपि नास्ति तथा भूतस्य जननीवाचकस्य मातृशब्दस्यैव ग्रहणं भवति न तु परिच्छेत्रिवाचकस्य यस्मिन् अवयवार्थ कल्पयितुं शक्यते। अब कहते हैं कि इसलिए क्या है, इस प्रकार से प्रकृत विषय में गीप का निषेध करने में, नष्ट सुसरादिभ्य में
शुद्ध रूढ़ माने शुद्ध रूप से जो मातृ शब्द है वो माता के लिए रूढ़ है, जो जन्म देती है उसके लिए रूढ़ है। जब हम माता बोलते हैं तो ये विचार नहीं करते कि इसमें ये अव्युत्पन्न पक्ष का लिया हमने, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये माता, जब माता शब्द, माता के लिए मातृ शब्द का प्रयोग होता है तो वह ये हम विचार नहीं करते कि भाई ये अच्छा इसमें धातु का अर्थ ये है और प्रत्यय का अर्थ है इसलिए इसको माता कह रहे हैं, ऐसा नहीं। मातृ सुनते ही माता का बोध हो जाता है। तो शुद्ध रूढ़ है ये मातृ शब्द, एक तो जननी अर्थ में रूढ़ है, प्रसिद्ध है। यस्मिन योगा अवयवार्थ संबंध किमपि नास्ति तथा भूतस्य, माने उसमें हम प्रकृति प्रत्यय का कोई संबंध नहीं लगाते। जननी वाचक से, जो माता का वाचक है, मातृ शब्द का ही ग्रहणम भवति, माने निषेध में मातृ जो माता वाचक जननी वाचक शब्द है उसी का ग्रहण होगा, उसी से गीत का निषेध है। न तो परिच्छेत्री वाचक, जो परिच्छेत्र माने मापक वाचक है, मानवाचक है, उसका निषेध नहीं होगा। यस्मिन अवयवार्थ कल्पयितुं शक्यते, जो परिच्छेत्री वाचक शब्द है मातृ, उसमें तो हमें मां धातु मांग माने और त्रिच प्रत्यय आता है। तो माति इति मातृ, जैसे जो मापता है, जिसको माना जा, जो मापक है उसको मातृ बोलते हैं। तो यहाँ पर तो इसका नहीं होगा, देखिए इसमें गीप का प्रतिषेध नहीं होगा। वहां तो यदि गीप प्राप्त स्त्रीलिंग की विवक्षा है तो हो जाएगा। तदत्र परिच्छेत्री वाचकात् मातृ शब्दात् स्त्रियां गीपी सती मातृ मात्र्यौ मात्र्य इत्येवम् आदय प्रयोगा भवन्ति। परिमाणस्य कर्तरि कस्मिंश्चित् पुरुषे तु सती माता मातारौ मातरः इति। ठीक है, कहते हैं कि यदि कोई परिच्छेत्री वाचक शब्द मातृ शब्द है, वो यदि स्त्रीलिंग में है, माने कोई मापिका, लोग माने मापिका है, तो वहां तो स्त्रीलिंग में उस परिच्छेत्री वाचक से क्या हो जाएगा, गीप प्रत्यय हो ही जाएगा। ऋण्योक्तो गीप से, गीप होने पर क्या मातृ ऐसा बन जाएगा, मात्रे मात्र है, नदी के समान। प्रयोगा भवन्ति। परिमाणस्य कर्तरि कस्मिंश्चित् पुरुषे, यदि परिमाण के रूप में किसी पुरुष को ले लिया हमने, पुरुष को ना, कोई पुरुष भी हमने ना, उसका एक आकार नाप लंबाई के रूप में ले लिया, अथवा कोई जो मापक है वो पुल्लिंग हमको था, पुल्लिंग है वो, तो फिर वहां तो नहीं होगा, वहां तो प्राप्त ही नहीं, स्त्री में प्राप्त होता है। तो वहां उसके रूप क्या चलेंगे, माता मातरौ मातरः। ठीक है, तो बस यहाँ पर यही है, कर्तरि कस्मिंश्चित् पुरुषे, यदि कर्ता है जो मापक है वो यदि पुल्लिंग है तो फिर उसमें नहीं होगा, उसके रूप ऐसे चलेंगे, माता मातारौ माता मातारः। ठीक है, आइएगा, ये समझ में आ गया आपको आराम से। ठीक है, अव्युत्पत्ति लभ्यार्थो ही व्युत्पत्ति लभ्यार्थापेक्षया शीघ्रं बुद्धावुपतिष्ठते इति कृत्वा न्याय सिद्धा सहज भूतो अर्थ एव प्राप्यते नया परिभाषया। क्या कह रहे हैं, अव्युत्पत्ति लभ्यार्थ माने बिना व्युत्पत्ति के प्राप्त जो अर्थ है, और वो क्या है, व्युत्पत्ति से लभ्य जो अर्थ की अपेक्षा से शीघ्र बुद्धि में आ जाता है। मातृ कहने से चाहे आप हो चाहे हो, वो पैमाना नहीं हमारे दिमाग में जाएगा, क्या जाएगा, माता जाएगी, जो क्या है अव्युत्पत्ति लभ्यार्थ है। कृपा ऐसा करके न्याय सिद्ध सहज भूतार्थ, हमारा न्याय सिद्ध क्या है, तो सरलता से जो हमें अर्थ ज्ञात हो जाए वही न्याय सिद्ध है। लोक में तो वही चलता है, लोक में तो सहजता से जो अर्थ प्रतीत होता है उसी के लिए वही शब्द प्रयोग होते हैं। तो एव प्राप्यते अनया परिभाषा, इस परिभाषा के द्वारा एतन्यायमेव चाधिकृत्य रूढ़िर्योगापहारिणी तुक्ति प्रचलिता अस्ति। इसी न्याय को अधिकार करके, विषय बना करके, रूढ़ी माने जो शब्द रूढ़ होते हैं,
वो योग रूढ़ की माने एक शब्द है, उसके दो अर्थ हैं, दो अर्थ हैं। एक है योग रूढ़ अर्थ, वो यौगिक अर्थ, और एक है रूढ़ अर्थ। तो रूढ़ अर्थ प्रधान हो जाता है और योग यौगिक अर्थ अप्रधान हो जाता है। तो रूढ़ योगापहारिणी उक्ति प्रचलिता अस्ति। इसका यहाँ टिप्पणी दी है इन्होंने, रूढ़ योगात बलियसी इत्यपि न्याय, ये भी एक न्याय है कि योग से रूढ़ी जो रूढ़ार्थ होता है वो प्रसिद्ध होता है, उसका अवगमन पहले होता है। ठीक है, तो ये आगे तो ये उक्ति प्रचलित है। यहाँ पर और थोड़ा सा एक श्लोक दे करके परिभाषा तो पूरी बताई दी उन्होंने। अथ और भी कहा गया है, अभिव्यक्त पदार्था ये स्वतंत्रालोक विश्रुता शास्त्रार्थस्तेषु कर्तव्यः शब्देषु न तदुक्तिषु। ये कहीं का श्लोक लिया है एक प्रकार से। इसमें ये कहा है अभिव्यक्ति पदार्थ ये स्वतंत्रा लोक विश्रुता, अर्थात अभिव्यक्ति पदार्थ जो स्वतंत्र हैं, बिना प्रकृति प्रत्यय के लोक में जो सुनाई पड़ते हैं, लोक में जिनका व्यवहार होता है, ऐसे शब्द शास्त्रार्थस्तेषु कर्तव्य, शास्त्र का प्रयोजन उन्हीं में है, वास्तव में उन्हीं को सिद्ध करने में है कर्तव्य। शब्देषु न तदुक्तिषु, न कि मुख्य रूप से यहाँ कार्य का मतलब शास्त्रार्थ का मतलब मैंने उनसे ही प्रयोजन से उनका ही व्यवहार में अधिक प्रयोग देखा जाता है, माने वही प्रयोजन को सिद्ध करने वाले होते हैं। इसलिए न शब्देषु न तदुक्तिषु, न कि उन शब्दों के जो प्रकृति और प्रत्यय हैं उनके द्वारा जो अर्थ निकाला जाता है उसमें हमें समझ करके प्रयोग करना चाहिए। करना तो उसमें भी पड़ता है, ऐसी बात नहीं है, परंतु इस श्लोक का पूरा यही अर्थ है कि बिना प्रकृति और प्रत्यय के जिन शब्दों का अर्थ का बोध सरलता से होता है उनमें और एक प्रकृति और प्रत्यय के द्वारा जिनका बोध हमें, जिस अर्थ का बोध होता है वहां पर कार्य करना हो तो क्या है, किसमें करना चाहिए, जो समुदाय प्रसिद्धि वाले माने बिना प्रकृति प्रत्यय के संबंध लगाए जो व्यवहार में है उसको मानना चाहिए। ये वास्तुतः वही अर्थ आगे निकल करके, कोई परेशानी तो नहीं इसमें। ठीक है, तो अभिव्यक्त पदार्थ ये स्वतंत्र लोक विश्रुता, मन लोक में जो विश्व सुने जाते व्यवहारित हैं स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र का मतलब प्रकृति प्रत्यय का कोई संबंध उसमें वहां नहीं लगाते हैं। और शास्त्रार्थस्तेषु कर्तव्य, माने ऐसे माने एक व्युत्पत्ति पक्ष को हमारे सामने आए और अव्युत्पत्ति पक्ष वाला सामने आए तो हमें क्या अव्युत्पत्ति पक्ष का अर्थ लेकर के कार्य करना चाहिए। शब्द कर्तव्य शब्देषु न तदुक्तिषु, अर्थात व्युत्पत्ति वालों में नहीं करना चाहिए। तथा मीमांसा प्रोक्तेन रथकाराधिकरण न्यायेन चापि प्रकृत परिभाषाया एवार्थोनुद्यते। अब ये और ना कहीं कहीं की बातें लिख रहे हैं, इसका कोई वो नहीं है। कहते हैं मीमांसा में, जो मीमांसा दर्शन है वहां पर एक रथकाराधिकरण है, एक जैसे अध्याय पाद होते हैं ना वहां पर अधिकरण चलते हैं, तो रथकार अधिकरण है, उसमें एक न्याय के द्वारा भी क्या है इसी प्रकृत परिभाषा का अर्थ बताया गया है। कैसे, ये दिया है श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या नाम पार दौर्बल्यम अर्थ विप्रकर्षा, ये मीमांसा का है 3-3-1-14। ठीक है
तो यहाँ चाहे इत्यत्रापि समाख्याया अपेक्षया श्रुतेर बलवत्ता कथनेनायम अर्थो समर्थ्यते इति। ये यहाँ का वाक्य है, इसमें ये कहा है श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान और समाख्या, इतने प्रकार से शब्दों के अर्थ का बोध होता है। इसमें कहा कहीं पर पार दौर्बल्य माने श्रुति और लिंग से लिंग का अर्थ दुर्बल है। श्रुति माने, श्रुति का अर्थ माने बिना प्रकृति प्रत्यय के सुनते ही हमें जो शब्द का अर्थ प्रतीत होता है वह शब्द ही उसका अर्थ वास्तव में जानना चाहिए। ठीक है, श्रवण मात्र से ही, सुनते ही, माता पिता बालक सुनते ही बिना प्रकृति प्रत्यय के बोध हो रहा है। तो ऐसे ही क्रम से ये माने इसमें हम तुलना करेंगे तो सबसे बलवान क्या है ये इनमें, फिर इससे कम बलवान ये अर्थात एक स्थान पर दो प्रकार से यदि हमें शब्दों के अर्थ का बोध करना हो तब हम तुलना करेंगे तो इसमें पर वाला दुर्बल होता है, पूर्व वाला, समाख्या से स्थान वाला, स्थान से प्रकरण वाला, प्रकरण से वाक्य वाला, वाक्य वाले से लिंग वाला, लिंग वाले श्रुति माने श्रुति माने श्रवण वाला अर्थ सबसे बलवान होता है, अर्थ विप्रकर्षात्। ठीक है, अर्थ के विप्रकर्ष माने समीप होने के कारण से श्रुति वाला अर्थ इन सभी प्रकार के अर्थों से समीप वाला अर्थ होता है, जल्दी से सहजता से बोध होने वाला अर्थ होता है। तो इत्यत्रापि यहां पर भी क्या है, समाख्या अपेक्षा, समाख्या की अपेक्षा से श्रुतेर बलवत्ता माने इसकी अपेक्षा से ये यहां देखेंगे तो सबसे बलवान है ये। तो बलवत्ता कथनेन माने कथन के द्वारा जो बताया उसके द्वारा अयम अर्थ समर्थते माने ये जो परिभाषा का अर्थ है वही उसी का समर्थन किया गया है। अब ये इतनी बात आगे कह दी है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी और ये नई परिभाषा दूसरी है, उसमें कुछ नहीं है ऐसा। ठीक है, इसलिए कभी तो ये तो सरल है, मैंने बता ही दिया आपको। अब आपको बस यहाँ पर यही समझना है कि अवयव प्रसिद्धे है समुदाय प्रसिद्ध बलियसी। किसी शब्द का अर्थ यदि अवयव रूप से हम स्वीकार करें अथवा माने किसी शब्द के दो अर्थ हैं उसमें उस शब्द को काम करें तो दोनों अर्थ के लिए काम माने एक साथ हो या कौन सा हो, तो पहले वही का समुदाय रूप में शब्द का पूरा समुदाय रूप से जो अर्थ प्रसिद्ध है उसको लेकर के कार्य होता है, चाहे निषेध रूपी चाहे विषिद्धि रूपी, क्योंकि वही समुदाय प्रसिद्धि बलवान है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। तो इसलिए मातृ शब्द जो माँ जननी वाचक है उससे ही गीप का निषेध होगा, जो परिच्छेत्री वाचक है उस मातृ शब्द से गीप का निषेध नहीं होगा, उससे तो गीप हो जाएगा स्त्रीलिंग यदि कोई होगा तो चलिएगा। ये दो परिभाषाएं हो गई आज की आपकी। अब अगली परिभाषा हमारी व्यवस्थिततया विभाषयापि कार्याणि क्रियन्ते। चलिएगा जी, सर्वेभ्यो नमः।